नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एलपीएम, उस एलपीएम के नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं। एलपीएम 121 के टॉपिक सेकंड की अपन बात करने वाले हैं और इसमें आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेनली रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रजनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे और वो भी अपने एक तो एनिमल जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनमें, फार्म एनिमल्स में, और इसके साथ में ही अपन पढ़ने वाले पोल्ट्री में। किसमें पढ़ेंगे? एक तो पोल्ट्री में पढ़ेंगे और इसके साथ में ही फार्म एनिमल्स में पढ़ेंगे। किस किस में पढ़ने वाले हैं? फार्म एनिमल्स में और पोल्ट्री में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? प्रजनन या रिप्रोडक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। दोनों का अलग अलग होगा, अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है वो अपन बात करते हैं। रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। ये क्यों जरूरी होता है? सबसे पहले तो ये अपन बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो उत्पादन के लिए या फिर पीढ़ी बनाए रखने के लिए या फिर आगे की जो पीढ़ियां हैं, जैसे कि अपन बात करें एक खरगोश है, एक क्या है? खरगोश है। इस खरगोश को रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है? ताकि ये जो है अपनी पीढ़ी को आगे की ओर चलाता रहे। ठीक है, जैसे कि अपन में जो मनुष्यों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं होता है कि वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, मैंने यही है। और इसी के तहत अपन पशुओं में पढ़ेंगे, फार्म एनिमल्स में पढ़ेंगे और इसके साथ में ही पोल्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? पोल्ट्री में रिप्रोडक्शन या जनन पढ़ने वाले हैं। अब इस जनन की बात करें या फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? मेनली इन पशुओं में अपन बात करेंगे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का क्या होगा? संयोजन होगा। मेल और फीमेल का संयोजन होगा। इधर से शुक्राणु आएंगे और इधर से अंडाणु आएंगे, दोनों ही मिक्स होंगे और दोनों मिक्स होकर क्या कर देंगे? एक संतति का निर्माण कर देंगे। यही फाइनली रूप से अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये आपके क्या है? प्रजनन है कि मेल और फीमेल के जो भी मेल का क्या आ जाएंगे? स्पर्म या शुक्राणु, इसके साथ में यहां से क्या आएंगे? अंडाणु या ओव्यूल आएंगे और वो दोनों आपस में मिलकर के इसका निर्माण कर लेंगे, एक नई संतति का निर्माण कर लेंगे और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। कंप्लीट बात करते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो अपने रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आपसे पूछेगा कि फार्म एनिमल्स में आप रिप्रोडक्शन को समझाते हुए, फार्म एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को समझाते हुए आपको क्या करना है? फार्म जो एनिमल्स है उनमें रिप्रोडक्शन को समझाते हुए उनके नाम लिखने हैं। रिप्रोडक्शन में कौन कौन से जो है जो ऑर्गन काम में आते हैं उसके बारे में पूछेगा। गुलशन कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। जो भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार मैसेज कर दीजिएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। कंप्लीट चैप्टर आसान भाषा में अपन समझने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और इसके साथ में ही मेल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फीमेल कौन से होते हैं और फार्म एनिमल्स में कौन से होते हैं और पोल्ट्री में कौन से होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फार्म एनिमल्स में प्रजनन की बात करेंगे। तो फार्म एनिमल्स में प्रजनन तंत्र झुंड की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए होता है। मैंने कहा था उत्पादकता बनाए रखने, आनुवांशिक सुधार, इसके साथ में समग्र पशुधन लाभप्रदता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें नर और मादा दोनों में प्रजनन से जुड़ी विभिन्न अंग और प्रक्रियाएं क्या होती है? शामिल होती है। मतलब इसमें विभिन्न प्रोसेस भी शामिल होती है और नर और मादा मतलब मेल और फीमेल के अंग या फिर ऑर्गन्स भी क्या होते हैं बेटा?
शामिल होते हैं। तो ये अपने क्या है, फार्म एनिमल्स में रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा, अब मैंने कहा कि नर और मादा के अंग भी शामिल होते हैं और इसके साथ में ही इनकी प्रोसेस शामिल होती है। तो सबसे पहले अपने को क्या जानना है, सबसे पहले अपने को जानना है नर के बारे में। मेल के जो ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से शामिल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो नर प्रजनन तंत्र है उसमें मेनली स्पर्म काम में आते हैं। मेन जो आगे की प्रोसेस होगी, जो रिप्रोडक्शन होगा, वो होगा स्पर्म से। किससे होगा बेटा, स्पर्म से होगा। मतलब अपन बात करें तो शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु। इधर से शुक्राणु आएंगे और इधर से क्या आएंगे, अंडाणु आएंगे। इधर से क्या आएंगे, अंडाणु आएंगे। दोनों का संयोजन के बाद में संतति का निर्माण होगा। तो सबसे पहले बात करें तो नर प्रजनन तंत्र स्पर्म के उत्पादन और मादा निषेचन के लिए, इसके स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। अब भाई साहब एक और चीज होती है कि ये जो स्पर्म है ये नर के पास में है, मेल के पास में है, तो ये मेल से कहां तक जाएंगे। जैसे कि अपन बात करें, एक मेल है एक फीमेल है। अब ये जो स्पर्म है, ये फिर स्पर्म मेल वाले स्पर्म अंडाणु तक जाएंगे। अब ये अंडाणु तक भेजने का कार्य ये खुद आकर नहीं लेकर जाएगी, ये भेजना किसको पड़ेगा, ये भेजना पड़ेगा मेल को। किसको भेजना पड़ेगा, मेल को। तो ये कह रहा है कि स्थानांतरण के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए निषेचन होगा, तो निषेचन के लिए स्थानांतरण भी किसको करना पड़ेगा, स्थानांतरण भी नर प्रजनन तंत्र को करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने को सीखने को मिल रहा है कि नर प्रजनन तंत्र जो है उसमें दो चीजें शामिल होती हैं मेनली, कि एक तो स्पर्म और इसके साथ में ये स्पर्म स्थानांतरण कौन करेगा, जो मेल अपने रिप्रोडक्शन है वो ही सिस्टम करने वाला है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। इसके साथ में जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें अलग अलग जो ऑर्गन है वो शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला अपन बात करें तो वो वर्षण या टेस्टिस होता है। क्या होता है, वर्षण और टेस्ट होता है। कि सर क्लास रेगुलर होगी ना, बिल्कुल होगी बेटा। इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको शेड्यूल मिल जाएगा क्लासों का। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, शेड्यूल मिल जाएगा। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं वर्षण के बारे में। वर्षण क्या होता है, प्राथमिक प्रजनन अंग जो कि शुक्राणु का उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके स्रावण के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे मेन चीज तो यहीं पर है कि जो अपन स्पर्म काम में आएगा, क्या काम में आएगा बेटा, स्पर्म काम में आएगा। कि सर स्पर्म किस में काम में आएगा, स्पर्म काम में आएगा निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में, जो कि मेल भेजेगा फीमेल के पास में। अब जो स्पर्म है तो स्पर्म के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसके साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्रावण करता है। और इन दोनों का मतलब ये जो शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु का उत्पादन कौन करेगा, कि सर टेस्टिस करेगा, वर्षण करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और अंडकोश थैली में, स्क्रोटम में ये क्या होता है, स्थित होता है और शुक्राणु उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखता है। मतलब ये मेनली क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। टेस्टिस की अपन बात करें तो टेस्टिस शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। शरीर के बाहर क्यों होता है बेटा, ये अपना उपयुक्त तापमान बनाए रखने के लिए। किसके लिए होता है, उपयुक्त तापमान बनाए रखने के लिए होता है। आदराम गोस्वामी, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा। देखिएगा, अब सबसे पहले वर्षण हो गया, टेस्टिस हो गया। इसमें अपन ने बात किया कि ये शुक्राणु का स्पर्म का क्या करता है, उत्पादन करता है। और ये जो टेस्टिस है ये उपयुक्त तापमान भी बनाए रखता है। अब इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अंग आता है जिसकी बात करते हैं एपिडिडिमिस आता है। इसकी बात करें तो ये एक लंबी और कुंडलित नली होती है जो कि शुक्राणु परिपक्व होते हैं और स्खलन से पहले संग्रहित रहते हैं। मतलब एपिडिडिमिस में मतलब वर्षण में क्या हो गए, कि सर वर्षण में तो निर्मित हो गए। क्या हो गए, निर्मित, स्पर्म निर्मित हो गए। स्पर्म निर्मित होने के बाद में, स्पर्म निर्मित होने के बाद में ये इस लंबी नलिका में क्या रहेंगे, एकत्र रहेंगे। तो ये एपिडिडिमिस आ गया। इसके बाद में आता है वास डिफरेंस। क्या आती है, वास डिफरेंस आती है। ये एक पेशीय नलिका होती है और एपिडिडिमिस से
परिपक्व शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है, यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। तो देखिएगा अपने सबसे पहले वर्षण में क्या बने कि सर वर्षण में तो अपने स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद में एपिडिडिमिस जो लंबी नलिका थी, कुंडलित नलिका थी, उसमें आए। उसके बाद में पेशीय नलिका जो कि एपिडिडिमिस से कहां तक है, परिपक्व शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है, मतलब वास डिफरेंस के द्वारा किस तक पहुंचाती है, मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। तो ये अपने वास डिफरेंस आ गया। इसके बाद में आता है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी होती है, सहायक लैंगिक ग्रंथियां भी होती है। इसमें एक तो क्या होती है, वीर्य थैली होती है, सेमिनल वेसिलस होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसके साथ में बल्बो यूथ्रेल ग्रंथि होती है। तो ये क्या होती है, कुछ ग्रंथियां होती है जो कि सहायता करती है, किसमें सहायता करती है, जो अपने रिप्रोडक्शन होगा उसमें। इसके बाद में आता है ये वीर्य द्रव्य या सेमिनल जो फ्लूइड होता है उसका निर्माण करती है ये ग्रंथियां, और इसके साथ में शुक्राणु को पोषण और परिवहन प्रदान करने का कार्य करती है। तो समझ में आ गया कि इनका क्या कार्य होता है, प्रोस्टेट का, वीर्य थैली का और बल्बो यूरेथ्रल जो ग्रंथि है उनका क्या कार्य होता है, वीर्य द्रव्य का निर्माण करती है और शुक्राणु को पोषण और परिवहन प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये मेनली क्या हो जाते हैं, ये मेनली ऑर्गन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑर्गन्स हो जाते। सर ये पढ़ा रहे हो उसके नोट्स बनाने हैं क्या, बिल्कुल बनाने हैं बेटा, पर आप शायद मेरे हिसाब से 10 मिनट बाद में तो आए हो, 10 मिनट बाद से क्या बनाओगे, जो रिकॉर्डेड आए ना उसको देखकर आप नोट्स बनाना। अभी तो टाइम चला गया, फिक्स टाइम पर आया करो, या तो वो शेड्यूल में भेज दूंगा, शेड्यूल के लिए भी मैंने नंबर दिए थे। तो ये क्या हो गए, ये अपने इसके ऑर्गन्स हो जाते हैं, जिसमें एक और शामिल होता है लिंग और इसके साथ में मूत्र मार्ग, जिसको लिंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पेनिस कहा जाता है। और यूरेथ्रा क्या होता है कि सर यूरेथ्रा तो मूत्र मार्ग होता है। अब जो पेनिस है, जो पेनिस है, जो कि याद रखना कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कैसा होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो कि शुक्राणु को मादा के भीतर स्थानांतरित करता है। अभी अपन बात कर रहे थे कि शुक्राणु स्पर्म जो है, स्पर्म को कौन स्थानांतरित करेगा मादा तक, फीमेल तक की सर, फीमेल तक स्थानांतरित करेगा, मेल करेगा। अब मेल किसके द्वारा करेगा, पेनिस के द्वारा करेगा। और पेनिस एक क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और कॉपुलेटरी की सहायता से शुक्राणु को मादा के भीतर ये क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। इसके साथ में ही यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा मूत्र और वीर्य दोनों को ले जाता है, लेकिन संभोग के दौरान यह है केवल वीर्य निष्कासन में क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ये पेनिस है, अब ये पेनिस क्या करता है, ये वीर्य को भी लेकर जाता है, मूत्र मार्ग की बात करते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये वीर्य को भी लेकर जाता है और मूत्र को भी लेकर जाता है। पर अगर अपन बात करें कि जब ये वीर्य को लेकर जाएगा तो मूत्र को लेकर नहीं जाएगा, मतलब या तो वीर्य को लेकर जाएगा या मूत्र को लेकर जाएगा, एक ही चीज को लेकर जाएगा, दोनों चीजों को लेकर नहीं जाएगा। तो ये अपने क्या होता है, पेनिस और यूरेथ्रा होता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ये अपने इसका पूरा डायग्राम है। तो अपने ये क्या है, 5 ऑर्गन थे, मेनली 5 ऑर्गन थे। ये 5 ऑर्गन किस में हेल्प करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर, ये इसका डायग्राम दे रखा है। अब अपन बात करते हैं मादा प्रजनन तंत्र। क्या आता है, मादा प्रजनन तंत्र आता है। मादा प्रजनन तंत्र अंडाणु का उत्पादन करता है। उसने शुक्राणु का उत्पादन किया और शुक्राणु को ये भेजने का कार्य करेगा, पर इधर से क्या प्रोसेस होगी उसकी बात करते हैं। अंडाणु का उत्पादन होगा, निषेचन होगा, गर्भावस्था और प्रसव के लिए उत्तरदायी कौन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो। अब इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, सबसे पहले आता है अंडाशय। सबसे पहले अंडाशय या ओवेरिस आता है, यह प्राथमिक प्रजनन अंग होता है। जैसे कि वहां पर क्या था कि सर वहां पर टेस्टिस था, और इसके साथ में ही अंडाणु का उत्पादन, वहां पर टेस्टिस कर रहा था और यहाँ पर ओवेरिस किसका निर्माण कर रहा है, अंडाणु का निर्माण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। और हार्मोन वहां पर कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन था, और यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो याद रखना कि मादा में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एस्ट्रोजन और इसके साथ में प्रोजेस्टेरोन। वहां पर बात करें तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन था। इसके साथ में ही बात करते हैं अंडवाहिनी, ओविडक्ट। ओविडक्ट एक प्रकार की नलिका होती है, उसमें भी थी एपिडिडिमिस,
ठीक है, तो लगभग सिमिलर इसमें ऑर्गन देखने को मिलेंगे। एक नलिका होती है जो कि निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचित अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। जो निषेचित अंडाणु है मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस नलिका को कहां तक, नलिका के द्वारा कहां तक पहुंचाएगी, गर्भाशय तक पहुंचाएगी। और इसके बाद में आता है गर्भाशय। क्या आता है, गर्भाशय आता है, यह वह स्थान है जहां पर एम्ब्रियो क्या होता है, आरोपित होता है और भ्रूण का विकास भ्रूण से भ्रूण तक होता है। मतलब अपन बात करें कि भ्रूण का विकास होता है, इसमें भ्रूण रहता है, कहां पर रहता है, गर्भाशय में रहता है और यहाँ पर क्या होता है, उसका विकास होता है। इसके बाद में आता है ग्रीवा या सर्विक्स आता है। यह एक पेशीय संरचना होती है जो कि गर्भाशय और योनि के बीच में अवरोध का कार्य करती है। पेशीय संरचना है जो कि गर्भाशय और योनि के बीच में अवरोध का कार्य करती है। और एस्ट्रस हीट पीरियड के दौरान शुक्राणु के प्रवेश के लिए और प्रसव के समय खुलती है। मतलब एक ये क्या होती है, ये कहीं ना कहीं गर्भाशय और योनि के बीच में एक प्रकार का क्या होता है, अवरोध का कार्य करती है। क्या, सर्विक्स या ग्रीवा। अब ये क्या करती है, यह एस्ट्रस के दौरान शुक्राणु के प्रवेश और प्रसव के समय खुलता है। मतलब शुक्राणु जब प्रवेश करेगा तब खुलेगी, या फिर इसके साथ में ही अपन बात करें प्रसव जब होगा, बछड़ा या मेमना बाहर आएगा उसको अपन बोलते हैं प्रसव, तो उस टाइम खुलेगी। दो ही टाइम ये खुलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे आता है वेजाइना, जहां पर कॉपुलेशन की क्रिया होती है। जहां पर कॉपुलेशन की क्रिया होती है, कॉपुलेटरी दो ऑर्गन होते हैं, एक तो वेजाइना और इसके साथ में एक पेनिस। ठीक है, तो ये क्या है, कॉपुलेशन अंग है जहां प्राकृतिक मैथुन के द्वारा वीर्य संचित होता है और यह प्रकृति प्रसव के दौरान जन्म नलिका का भी कार्य करता है। यहीं से क्या होता है, बर्थ भी होता है, बर्थ के नल की तरह भी कार्य करता है वेजाइना ही। ठीक है, तो ये वेजाइना हो जाएगा, कोपुलेशन अंग है। कोपुलेशन अंग मेल वाले में कौन था, वहां पर पेनिस था और यहाँ पर वेजाइना आता है। तो ये अपने क्या होता है, ये अपने जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम आता है, ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं फार्म एनिमल्स जो होते हैं। फार्म एनिमल्स जो होते हैं, फार्म एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, एस्ट्रस चक्कर जो मादा जानवर है, मादा पशु है, उनकी प्रजनन चक्र को दर्शाता है, जो कि यह निर्धारित करता है कि वे कब गर्भ धारण कर सकते हैं, कब गर्भ धारण कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसमें, एक तो प्रो एस्ट्रस होता है, एक एस्ट्रस होता है और एक कौन सा होता है, मेट एस्ट्रस होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रो एस्ट्रस की बात करते हैं। इसमें कुपिक वृद्धि शुरू होती है और एस्ट्रोजन स्तर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें एस्ट्रस में क्या होता है, हीट पीरियड जिसको बोलते हैं, मादा मैथुन के लिए क्या होती है, तैयार होती है और ओव्यूलेशन होता है। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये एस्ट्रस होता है कि मादा मैथुन के लिए तैयार होगी और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो अंडाणुओं का उत्पादन होगा। इसके साथ में मेट एस्ट्रस आता है जिसमें कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, विकसित होती है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये अपने क्या होती है, एस्ट्रस साइकिल होता है। इसके बाद में आता है डाई एस्ट्रस, जिसमें कार्पस ल्यूटियम की तरह है, कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह से क्या होता है, कार्यशील होता है यदि गर्भ धारण नहीं होता है तो, और यह अवनति को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने फार्म एनिमल्स होते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। काऊ में तो 21 डेज होती है, बफेलो में 21 डेज होती है और इसके साथ में ही सिप और गोट में 16 से 17 दिन होती है। घोड़े में कितनी होती है, 21 दिन होती है। पिग में या सुअर में कितनी होती है, 21 डेज होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं निषेचन और गर्भावस्था। किसकी बात करते हैं, निषेचन और गर्भावस्था की बात करते हैं। तो निषेचन कब होगा, जब शुक्राणु अंडाणु से अंडवाहिनी में मिलता है। शुक्राणु अंडाणु से कहां पर मिलेगा, अंडवाहिनी में मिलेगा, तब क्या होता है, निषेचन होता है। इसके साथ में निषेचित अंडाणु जो है, जाइगोट है, जो गर्भाशय में क्या होगा, आरोपित होगा और आरोपित होकर गर्भावस्था क्या करता है, शुरू करता है।
साथियों इसके आगे की जो प्रोसेस है एक बार अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसमें देखिएगा लास्ट में फार्म जानवरों की जो गर्भावस्था अवधि होती है वो गाय में 280 डेज होती है, भैंस में 310 होती है, सिप में 145 से 150 दिन होती है, और इसके साथ में ही अपने आता है 335 दिन घोड़े में होती है, और सुअर में कितनी होती है 114 दिन होती है। अब लास्ट का जो अपना है वो है पोल्ट्री में, पोल्ट्री वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहां तक आपका फार्म एनिमल्स में कंप्लीट होता है।